यही है आपकी परीक्षा का ब्लूप्रिंट। बच्चों, यह पेपर मैंने खुद हल किया है। इसका मतलब है कि इसमें केवल उत्तर नहीं बल्कि यह भी है कि परीक्षा में पूरे अंक पाने के लिए आपको उत्तर ठीक से कैसे लिखना चाहिए। यह आपको बताएगा कि उत्तर की शुरुआत कैसे करनी है, कौन से मुख्य शब्द लिखने हैं और समापन कैसे करना है। सीधा कम समय में तैयारी। अगर आप खुद से एक एक प्रश्न खोज कर हल करेंगे तो आपको हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने सभी प्रश्नों को अच्छे से तरीके से हल कर दिया है, जिससे आपको ढूंढना नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है और पेपर को तैयार करना है। गलतियों से तुरंत छुटकारा। जब आप खुद हल करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, लेकिन इस हल किए गए पेपर को अपने पेपर से मिलाओ। आप अपनी गलतियों को तुरंत पहचान लेंगे और 1 सेकंड में उसे सुधार कर लेंगे। आपका आत्मविश्वास का इंजेक्शन। इस पेपर को देखकर आपको लगेगा कि अरे यह सवाल तो मुझे आते हैं। जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई नया पेपर दे रहे हैं, आपको लगेगा कि यह पेपर पहले से दे चुके हैं, पेपर को दोबारा लिख रहे हैं। 95% अंक पक्के। पिछले 5 वर्षों के पेपर की सभी सेट को हल करें, साथ में उनसे संबंधित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करें और उनका एक नोट बनाते जाएं और उसी को बार बार रिवीजन करते रहें। यहाँ पर हम जो है पिछले ईयर के पेपर को हल करेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों पर भी विशेष ध्यान से उसको समझेंगे कि उन्हें का सही उत्तर कैसे प्राप्त करें और उनसे संभावित प्रश्नों को पर भी ध्यान देंगे। भौतिक विज्ञान 2024 सेट 1 346 FS। समय 3 घंटे 15 मिनट। कक्षा 12 पूर्णांक 70 नंबर। नोट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा तथा खंड या। खंड आ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड बा अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड सा लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड दा लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। खंड या विस्तृत उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। इस खंड के सभी चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। खंड आ। प्रश्न का 1 का ई गतिज ऊर्जा के एक कण की लुईस दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होती है। पहला ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू h/√2m e। दूसरा ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू h/√m e। तीसरा ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू √2m e/h। चौथा ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू √m e/h। अब इसका कौन सा उत्तर सही होगा, इसके लिए हम इसके हल पे चलते हैं। माना यम द्रव्यमान का एक कण v वेग से गतिशील हो, तो उसकी गतिज ऊर्जा को निम्न समीकरण से व्यक्त की जा सकती है। k बराबर 1/2m v²। यहाँ से हमें v की वैल्यू निकालना है, तो v बराबर v² बराबर 2k/m। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, ये 2k/m अंडर रूट में चला जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा √2k/m। इसे समीकरण 1 मानते हैं। चूंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। v का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर ये जो v बराबर √2k/m आया है, इसका मान यहाँ पे लाके रख देंगे समीकरण 2 में। तो p बराबर हो जाएगा हमारा m गुणे √2k/m। तो m बराबर अंडर रूट में 2k/m में अंश और हर में m से गुणा कर दिया गया। यहाँ पे m से ऊपर नीचे गुणा किया गया है।
तो बन गया हमारा यम गुणे √2 के यम अपान यम स्क्वायर। यम का यम में गुणा होगा तो यम स्क्वायर हो जाएगा। अब ये यम स्क्वायर है तो करड़ी से बाहर आ जाएगा, तो यम गुणे √2 यम के अपान यम। इस यम को इस यम से कैंसिल कर देते हैं, यम से यम कट गया, बचा हमारा p बराबर √2 के 2m के। चूंकि लैम्डा बराबर होता है h/p, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। p का मान समीकरण 3 में रखने पर p बराबर √2m के का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो लैम्डा = हो जाएगा h/2m के। चूंकि गतिज ऊर्जा को हम E बराबर k या तो E से लिख सकते हैं या फिर k से, तो लैम्डा = h/√2m। यहाँ पे जो k था उसको हमने E में लिख दिया है। अर्थात भिन्न ऊर्जा E के समान कणों के लिए लैम्डा अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता 1/√2 के अर्थात भिन्न ऊर्जा E के समान कणों के लिए लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/√k तथा समान ऊर्जा के भिन्न कणों के लिए लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है 1/√m के। अतः सही उत्तर है पहला ऑप्शन h/√2m। तो E गतिज ऊर्जा के कण की लुईस द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा = h/√2m। अब हम चलते हैं 1 के खा पे प्रश्नों पर। 1 का खा, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग v_d और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। पहला ऑप्शन है v_d अनुक्रमानुपाती है E² के। दूसरा ऑप्शन है v_d अनुक्रमानुपाती है नियतांक। तीसरा है v_d अनुक्रमानुपाती है E के। और चौथा है v_d अनुक्रमानुपाती है √E। इसके हल को देखते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग v_d और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब v_d पर = -E/m × τ और v_d अनुक्रमानुपाती है E के। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। v_d अनुक्रमानुपाती है E को, तो इसे हम कहेंगे अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र E में संबंध है। इससे संभावित और भी जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं वे हैं कि चूंकि E बराबर v/L, तो E का मान समीकरण 1 में रखने पर v/L को यहाँ पे रखेंगे तो बनेगा हमारा v_d प्रोपोर्शनल v, अनुगमन वेग और विद्युत विभव में संबंध है। तो पेपर में इससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि अनुगमन वेग और विद्युत विभव में क्या संबंध है। अगला हमारा होगा v_d प्रोपोर्शनल 1/L, अर्थात अनुगमन वेग और चालक की लंबाई L में संबंध है। ये भी संभावित प्रश्न है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फिर हमारा है v_d अनुक्रमानुपाती है τ, अर्थात अनुगमन वेग और समानांतर काल में संबंध है। इसके बाद चूंकि E पर बराबर होता है J/σ, E का मान समीकरण 1 में रखने पर J/σ का मान यहाँ पे रखोगे तो हमारा बनेगा v_d प्रोपोर्शनल J, अर्थात अनुगमन वेग और धारा घनत्व J में संबंध है। v_d प्रोपोर्शनल सिग्मा, जिसे हम अनुगमन वेग और विशिष्ट चालकता में संबंध है। तो बच्चों यहाँ से अगर अनुगमन वेग का संबंध विद्युत क्षेत्र से पूछे तो v_d प्रोपोर्शनल E होगा। अगर अनुगमन वेग का विद्युत विभव में पूछे तो v_d प्रोपोर्शनल v। समानांतर काल के लिए पूछा जाए तो v_d अनुक्रमानुपाती τ। और धारा घनत्व के लिए अगर पूछा जाए v_d अनुक्रमानुपाती J। और विशिष्ट चालकता के लिए v_d अनुक्रमानुपाती होगा सिग्मा के। तो ये हमारे कुछ संभावित प्रश्न हैं जो इसी तरीके से बहुविकल्पी प्रश्नों में आ सकते हैं। तो इन सभी को नोट कर लीजिए ताकि हम पेपर में अच्छे से तैयार कर सकें। अब हम चलते हैं प्रश्न 1 के गा की ओर। प्रश्न 1 का गा है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। पहला ऑप्शन है वृत्ताकार,
दूसरा ऑप्शन है परवलयाकार और तीसरा ऑप्शन है दीर्घवृत्ताकार। चौथा ऑप्शन है अति परवलयाकार। हल। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकृत प्रयोग में धनावेशित अल्फा कण और परमाणुओं के धनावेशित नाभिक के बीच प्रतिकर्षण बल अर्थात कूलाम बल कार्य करता है। इस बल के कारण अल्फा कण का पथ अति परवलयाकार होता है, अतः सही उत्तर है अति परवलयाकार। अब हम चलते हैं प्रश्न 1 के गा की तरफ। 1 का घा पूछ रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। पहला ऑप्शन है नीले प्रकाश के लिए, दूसरा ऑप्शन है हरे प्रकाश के लिए, तीसरा ऑप्शन है लाल प्रकाश के लिए, चौथा ऑप्शन है पीले प्रकाश के लिए। अब हम इसका सही उत्तर पता करने के लिए इसके हल पे चलते हैं। लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला, लेंस की फोकस दूरी लेंस की वक्रता त्रिज्या r पर। दूसरा, लेंस की पदार्थ के अपवर्तनांक n पर। तीसरा, प्रकाश के रंगों पर निर्भर करती है। V से बैगनी, I से जामुनी, B से नीला और G से हरा, Y से पीला, O से नारंगी, R से लाल रंगों को हम प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे विबग्योर है। बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर तरंग दैर्ध्य और फोकस दूरी बढ़ती है, अर्थात यदि हम बैंगनी से लाल रंगों की ओर बढ़ते हैं तो हमारे तरंग दैर्ध्य और फोकस दूरी बढ़ती है। प्रकाश का प्रकीर्णन, विचलन और अपवर्तनांक लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर आने पर बढ़ती है, अर्थात यदि हम लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर आते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन, विचलन और अपवर्तनांक बढ़ जाती है। किसी लेंस का अपवर्तनांक जितना कम होता है, लेंस की फोकस दूरी उतना ही अधिक होती है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश की फोकस दूरी अधिक हो गया। तो सही उत्तर है हमारा लाल प्रकाश के लिए। तो बच्चों, आपको इस विज्ञोर को याद रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि प्रकीर्णन, विचलन, अपवर्तनांक, तरंग दैर्ध्य या फोकस के बारे में अगर बात की जाए तो आप विज्ञोर की सहायता से आप सही उत्तर दे सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 का अंगा, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। पहला ऑप्शन है P बराबर -1, दूसरा ऑप्शन है P बराबर 0 और तीसरा ऑप्शन है P बराबर 1, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसके हम हल को देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए शक्ति गुणांक की व्यंजक सारणी। परिपथ की प्रकृति, कलांतर, शक्ति गुणांक। तो शुद्ध प्रतिरोध के लिए कलांतर होता है 0 और शक्ति गुणांक होता है 1। शुद्ध प्रेरकत्व के लिए होता है कलांतर π/2 और शक्ति गुणांक होता है 0। शुद्ध संधारित्र के लिए कलांतर होता है π/2 और शक्ति गुणांक होता है 0। अब यहाँ पे पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र और शक्ति गुणांक पूछा गया है। तो शक्ति गुणांक है, शुद्ध संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक है 0। अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति गुणांक 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। तो बच्चों, इससे पेपर में अगर प्रेरकत्व पूछेगा और उसका शक्ति गुणांक पूछा जाए तो हम 0 बता सकते हैं, और यदि कलांतर पूछा जाता है तो π/2 है। इसी प्रकार प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र के बारे में हम संभावित प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार पेपर में बहुविकल्पी बनने के संभावना ज्यादा होती है। प्रश्न 1 का च, 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक पैरावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का पैरावैद्युतांक होगा
के बराबर -10, के बराबर 10, के बराबर 0.01, के बराबर -0.01। इसके हल में चलते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। जब दोनों आवेशों वायु में रखे हों तो F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। दिया है F1 बराबर 80, तो 80 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। इसे समीकरण 1 मानेंगे। दोनों आवेश पैरावैद्युत माध्यम में रखे हों तो F2 बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान r²। दिया है F2 बराबर 8, तो 8 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान r²। समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो 80/8 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान r², 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। यहाँ पर Q1 Q2 अपान r² को Q1 Q2 r² से कैंसिल हो गया। 1/4πε0 1/4πε0 से कैंसिल हो गया। बचा यहाँ पे K और यहाँ पे 80 को काट दिया, 8 एक कमार 8 में 80। यहाँ बचा है K और यहाँ बचा 10। K बराबर आ गया 10। अतः सही उत्तर है हमारा सेकेंड ऑप्शन K बराबर 10। तो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे ज्ञानांजलि टीम को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।